डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से विश्वासघात किया और ईरान के साथ सौदे में हमारे हितों को दांव पर लगा दिया है। कई इजरायली अधिकारी आज यही कह रहे हैं। जब बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ युद्ध के लिए गए तो उन्होंने इस युद्ध के अंत की बिल्कुल अलग कल्पना की थी। उन्होंने शुरू में ही साफ कहा था कि उन्हें विश्वास है ये युद्ध तेहरान में शासन परिवर्तन ला सकता है। कम से कम इतना होगा कि ईरान अपनी परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता से वंचित हो जाएगा और मध्य पूर्व में अपनी प्रॉक्सी ताकतों का समर्थन नहीं कर पाएगा। लेकिन नेतन्याहू को वो सौदा मिला जिसे उनके अपने ही करीबी लोग कड़वी गोली कह रहे हैं। और ईरान के साथ अमेरिका के समझौते की घोषणा पर इजरायल की प्रतिक्रिया लगभग उग्र थी। अब चर्चा करते हैं इजरायल में अमेरिका और ईरान के संभावित समझौते पर क्या प्रतिक्रिया है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो वो फॉर्मूला जो अभी सभी सुर्खियों में छाया हुआ है वो उच्च पदस्थ इजरायली अधिकारियों का है, जिनका हवाला पोर्टल आईनेट दे रहा है। शब्दशः और संक्षेप में, ट्रंप ने हमें धोखा दिया। इजरायली प्रकाशन के एक सूत्र ने अपनी नाराजगी छुपाई नहीं और कहा, उद्धरण है, ट्रंप ने हमें धोखा दिया। हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब हम अनजान हैं और कुछ भी नहीं बदल सकते। हम सदमे में हैं। इजराइल ने अचानक पाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी से भी बातचीत कर रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और ईरान के नेता मेहदी मतशताबू खमेनेई की तारीफ हो रही है, लेकिन इजराइल से कोई उचित संवाद नहीं हो रहा। इजराइल वार्ता से बाहर रह गया, जबकि युद्ध की शुरुआत में ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर हमले का फैसला किया था व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में। इजराइल को अभी सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? वो पहले शांति समझौते के मसौदे पर असर नहीं डाल पाया। देश को सबसे ज्यादा ये चिंता है कि वो दस्तावेज की सामग्री पर असर नहीं डाल सकता। नेतन्याहू की आवाज नहीं सुनी जा रही है। ये एक खराब समझौता है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इससे कोई भी खुश नहीं है और ये इजराइल के हितों को नुकसान पहुंचाता है। आईनेट से बात करने वाले तीसरे सूत्र ने एक भू राजनीतिक पहलू जोड़ा। मध्य पूर्व क्षेत्र में इस सौदे को अमेरिका की जीत के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके उलट इसे ईरान के दबाव और वॉशिंगटन की रियायतों का नतीजा माना जा रहा है। और इससे भी बढ़कर इजरायली अधिकारी इस बात पर संदेह जता रहे हैं कि यह समझौता कोई टिकाऊ समझौता साबित होगा। और इसमें कुछ सच्चाई भी है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पहले ही बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात और कतर ईरान को असली पैसे देने के लिए राजी हो गए हैं ताकि वो उन पर हमला न करे। आप बस सोचिए, अब वहां अमेरिका से सुरक्षा की उम्मीद नहीं रही। कतर और अमीरात अब अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं, चलो ईरान को पैसे देते हैं। और यहां यह समझना जरूरी है कि बदलाव कितनी गहराई तक गया है। जैसा कि कहते हैं, सालों तक डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के लिए ईरान को रोकने में मुख्य सहयोगी रहे। वो ईरानी खतरे के मूल्यांकन को साझा करते थे। उन्होंने ओबामा के परमाणु समझौते से बाहर निकलने और ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाने का फैसला किया। इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की जाती थी और उन्हें इजराइल का सुपर सुपर कूल सहयोगी कहा जाता था, जैसा कि उदाहरण के लिए जो बाइडेन के बारे में नहीं कहा जाता। अब जैसा आईनेट पोर्टल बताता है, उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गई हैं। अब पहले स्थान पर इजराइल के क्षेत्रीय लक्ष्य नहीं है, बल्कि इजरायली सूत्रों के अनुसार अमेरिका में हो रही बड़ी घटनाओं के दौरान शांति खरीदने की इच्छा है। यह बात कांग्रेस चुनावों की हो रही है और यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू ट्रंप की आलोचना नहीं करते। यह उनका सिद्धांतगत रुख है। नेतन्याहू और अन्य इजरायली अधिकारी ट्रंप की सार्वजनिक आलोचना से बचते हैं, लेकिन निजी तौर पर प्रस्तावित समझौते को लेकर संदेह में हैं। और उनका मुख्य डर पूरी तरह से स्पष्ट और बहुत ही ठोस है। समझौते पर हस्ताक्षर और युद्ध के बाद ईरान बिना असली परमाणु रियायत दिए बातचीत लंबी खींच सकता है और इसी दौरान वो अपनी अर्थव्यवस्था को तेल बेचकर ईरानी संपत्तियों पर लगी रोक हटवाकर युद्ध के खतरे के बिना स्थिर कर सकता है। तेहरान पर से दबाव हटेगा, लेकिन परमाणु समस्या वैसे ही रहेगी। ऐसा क्यों? इजराइल में अच्छी तरह समझते हैं कि अभी अगर समझौता साइन हो गया तो ईरान को सिर्फ 60 दिन मिलेंगे अंतिम शांति समझौते और ट्रंप के साथ परमाणु समझौते पर साइन करने के लिए। लेकिन सवाल उठता है,
अगर 60 दिन बाद भी परमाणु समझौता नहीं होती है तो क्या होगा? ट्रंप 60 दिन बाद क्या करेंगे? और मैं याद दिला दूं, 60 दिन बाद हम अमेरिका की कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों के और भी करीब होंगे। इसलिए अगर 60 दिन बाद भी डील नहीं होती है तो ट्रंप बहुत संभव है कि इन 60 दिनों को और 60 दिनों के लिए बढ़ा देंगे, फिर और 60 दिन और इसी तरह आगे भी। मैं याद दिला दूं कि ईरान पहले ही 2 प्रशासन बाइडेन और ट्रंप के साथ सालों साल परमाणु वार्ता कर चुका है और कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, तो अब उसे ऐसा करने से क्या रोक सकता है? लेकिन अहम बात यह है कि इस चरण में प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, संपत्तियां भी मुक्त कर दी जाएंगी। और नेतन्याहू इस समझौते के होने से पूरी तरह अलग कैसे रह गए? घटनाओं की समय रेखा उनके लिए अपमानजनक है। ईरान के साथ हमलों के बढ़ते आदान प्रदान के बीच नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले की योजना बनाई थी, लेकिन ट्रंप ने आखिरी पल में उन्हें रोक दिया। इसके बाद अमेरिकी सूत्रों के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री काफी हद तक इस प्रक्रिया से बाहर हो गए और वॉशिंगटन में अपने सहयोगियों को फोन करके असल में ट्रंप की बातचीत के बारे में जानकारी मांग रहे थे। ट्रंप ने उनसे जानकारी साझा करना रोक दिया। गुरुवार को ट्रू सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट कि समझौता हो गया है नेतन्याहू को पूरी तरह चौंका गई। जब 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें फोन किया और कहा कि यही वही डील है, बहुत बढ़िया डील है और अब इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है, तो नेतन्याहू ने सख्ती से विरोध या बहस नहीं की। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार एक्सियोस के मुताबिक नेतन्याहू को समझ आ गया था कि अब इस समझौते पर हस्ताक्षर रोकना उनके लिए संभव नहीं। ये कहानी की पृष्ठभूमि है जो तनाव समझाती है। जून की शुरुआत में एक्सियस के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू पर गुस्सा निकालते हुए इजराइल द्वारा लेबनान में तनाव बढ़ाने पर कई अपशब्द कहे। गुस्से की वजह थी नेतन्याहू का लेबनान में हालात और बिगाड़ने का फैसला, जिससे ट्रंप की ईरान से बातचीत खतरे में थी। एक अधिकारी ने कहा कि व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की ये सबसे खराब बातचीतों में से थी। बाद में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि वे, उनके शब्दों में, इजराइल की लेबनान पर लगातार हमलों से थोड़ा परेशान थे और उन्होंने अपनी कड़ी भाषा की भी पुष्टि की। और यही है भविष्य के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा, लेबनान। इजरायली बल दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा किए हैं और हिजबुल्लाह से लगातार झड़पें हो रही हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दागता है और ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियार देता रहता है तो ये उसी शांति समझौते के खिलाफ होगा। लेकिन इजराइल खुद को फंसा महसूस करता है, चूंकि समझौते में युद्ध विराम लेबनान तक फैला हुआ है। यरूशलेम में डर है कि ट्रंप प्रशासन हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा और हर हमले का समन्वय करने की मांग करेगा। अब समझौते में साफ लिखा होगा कि इजराइल द्वारा लेबनान पर हमले के लिए लगभग ट्रंप की मंजूरी जरूरी होगी, क्योंकि वे पूरी तरह से एक अलग युद्ध में उलझे हुए हैं, ईरान के साथ युद्ध में। और अब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने नेतन्याहू की इजराइल के लिए रक्षा नीति की रूपरेखा पेश की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिकी हितों के अपने आकलन के आधार पर यह सौदा कर रहे हैं। इजराइल को उम्मीद है कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलों और आतंकी प्रॉक्सी ताकतों पर साझा सिद्धांतों का पालन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कात्स ने जोर देकर कहा कि इजराइल के पास स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की क्षमता बनी हुई है ताकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके। और यहीं पर इस पूरी स्थिति पर आंतरिक राजनीति भी हावी हो जाती है, जो सब कुछ को और भी ज्यादा विषैला बना देती है। इजराइल चुनाव में अब सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। नेतन्याहू के विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इजराइल को ट्रंप की शर्तें मानकर अधीनस्थ राज्य बना दिया। वॉशिंगटन आत्मविश्वासी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियस को बताया कि व्हाइट हाउस आश्वस्त है। आखिरकार इजरायलियों के पास कोई और विकल्प नहीं होगा और वे समझौता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन खुद नेतन्याहू के लिए एक्सियस का निष्कर्ष तो जैसे एक सजा की तरह है। घोषित लक्ष्यों को हासिल किए बिना युद्ध समाप्ति का समझौता साइन करना, यह सबसे बड़ा रणनीतिक और राजनीतिक झटका है। जिस व्यक्ति ने युद्ध के नतीजे में तेहरान में सत्ता परिवर्तन का वादा किया था, वही इतिहास में ऐसा इंसान बन सकता है जिसने दूसरों की शांति पर दस्तखत किए और अपनी खुद की हार पर भी। मैं 3 बिंदु डालूंगा, अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन की किसी भी लिंक या डिटेल्स से डोनेट कर सकते हैं। यहाँ बाई मी अ कॉफ़ी, पेट्रियन, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक डिटेल्स के लिंक हैं। जो भी सुविधाजनक लगे चुनें। मैं आपकी मदद का आभारी रहूँगा। ध्यान रखें। अलविदा।